नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान का टॉपिक है शीत युद्ध। शीत युद्ध से हम क्या समझते हैं और इसके क्या कारण हैं और इससे सभी देश किस तरीके से प्रभावित हुए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध वह स्थिति है जब न तो युद्ध हो रहा होता है और न ही सौहार्दपूर्ण शांति स्थापित होती है। जनमानस एक निरंतर ऊहापोह तथा अनिश्चय की स्थिति में रहता है और यही अनिश्चय की स्थिति विश्व शांति तथा विकास के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध होती है। जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध की स्थिति को निलंबित मृत्युदंड की संज्ञा दी है, जो अंतत्वगत्वा अशिष्ट तथा असभ्य आचरण को जन्म देता है। तो इस प्रकार से शीत युद्ध के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इस प्रकार के विचार थे और ऐसी स्थिति को जब ना तो युद्ध हो रहा होता है और अनिश्चय की स्थिति रहती है कि क्या होगा, तो इस प्रकार की अनिश्चय और ऊहापोह वाली जो स्थिति है उसको शीत युद्ध की संज्ञा दी है। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग तनाव की उस अभूतपूर्व स्थिति के लिए किया गया जो कि दो पूर्व मित्रों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य अचानक विकसित हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के आत्मसमर्पण के समय अगस्त 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के सशस्त्र संघर्ष का अंत हो गया। यद्यपि औपचारिक शांति में काफी समय लग गया था। अगस्त 1945 में मित्र राष्ट्रों की विजय निश्चित हो गई थी, परंतु मित्र राष्ट्रों के खेमे में जो छिपा हुआ संघर्ष या तनाव धीरे धीरे उभर रहा था वह अचानक खुलकर सामने आ गया। विश्व युद्ध के दौरान एक अद्भुत गठबंधन हो गया था। जर्मनी द्वारा जून 1941 ईस्वी में सोवियत संघ पर अचानक आक्रमण तथा दिसंबर 1941 में जापानी लड़ाकू विमानों के द्वारा पर्ल हार्बर पर भारी बम वर्षा के साथ ही इन दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले देशों में ऐसी मित्रता हो गई कि जिसकी किसी को आशा नहीं थी। साम्यवादी सोवियत संघ तथा पूंजीवादी अमेरिका ने मैत्री के बंधन में बंधकर फासिस्ट तानाशाही को पराजित करने का संकल्प कर लिया। इन दोनों देशों ने ब्रिटेन, फ्रांस, चीन तथा अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर नाजी फासिस्ट धुरी को पराजित कर दिया, परंतु इस युद्ध के दौरान ही मित्र राष्ट्रों में आपस में दरार पड़ गई थी। इस अद्भुत मित्रता ने तनाव में परिवर्तित होकर एक विचित्र युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस युद्ध में सेनाओं तथा शस्त्रों की सहायता के बिना एक अद्भुत लड़ाई आरंभ हो गई, जिसे शीत युद्ध की संज्ञा दे दी गई। 1945 ईस्वी के मध्य तक किसी ने यह नहीं सोचा था कि शत्रु को पराजित करते ही पूर्व पश्चिम की मित्रता इस प्रकार बिखर जाएगी। धुरी राष्ट्रों की शत्रुता ने मित्र राष्ट्रों को जोड़कर रखा था। धुरी राज्यों के धराशायी होते ही वह मित्रता भी समाप्त सी हो गई। फरवरी 1945 के याल्टा सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों में इतनी सद्भावना देखी गई थी कि यह सोचना संभव था कि कुछ ही महीनों में शीत युद्ध आरंभ हो जाएगा। जैसे जैसे विश्व युद्ध का अंत निकट आता जा रहा था, वैसे वैसे मित्र राष्ट्रों के मतभेद प्रकट होने लगे थे। याल्टा सम्मेलन के आयोजन का एक उद्देश्य इन मतभेदों को सुलझाना भी था। उस सम्मेलन का एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की यह तीव्र इच्छा थी कि सोवियत संघ भी जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाए। जापान और सोवियत संघ ने 1941 ईस्वी में 5 वर्ष के लिए एक अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, परंतु युद्ध में जापान की शक्ति में कमी न होते देखकर मित्र राष्ट्र चिंतित थे और अमेरिका ने यह आवश्यक समझा कि सोवियत संघ, जो कि स्वयं एक मित्र राष्ट्र था, इस बात के लिए राजी कर लिया उसे कि वह भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे। स्टालिन ने यह स्वीकार कर लिया कि यूरोप में युद्ध की समाप्ति के 3 माह पश्चात
वह जापान पर आक्रमण करेगा। याल्टा सम्मेलन में वातावरण इतना सौहार्दपूर्ण हो गया कि किसी की सभी को स्थायी मैत्री की आशा हो गई थी। चर्चिल ने 27 फरवरी 1945 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में कहा कि सोवियत नेता पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में मित्रता रखना चाहते हैं ताकि उनके बीच पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग का विकास हो सके। चर्चिल ने कहा था कि वह सोवियत नेताओं के विचारों और उनकी प्रतिबद्धता मानता था। अमेरिका के राजनयिक हैरी हॉपकिंस को भी सोवियत नेताओं की दूरदर्शिता में पूर्ण विश्वास था तथा उसको इस बात में कोई संदेह नहीं था कि सोवियत संघ तथा पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों में स्थायी मैत्री का विकास होगा, किंतु ये सभी आशाएं शीघ्र ही निराशा में बदल गई थी। तो इस प्रकार की स्थिति में आगे हम देखते हैं कि शीत युद्ध होने के क्या कारण थे, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध ने दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ को जन्म दिया। महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक थी। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से शिकायतें भी थी। वे शिकायतें ही मूल रूप से शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण थी। शीत युद्ध के कारणों की निष्पक्ष समीक्षा करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इसके अनेक कारण रहे हैं। कुछ लेखक विभिन्न युद्धों और शांति संधियों की समीक्षा पर आधारित सिद्धांतों में विश्वास व्यक्त करते हैं, जबकि कुछ अन्य लेखक अपने विचार इस पर आधारित रखते हैं कि युद्ध के दौरान और बाद में वास्तविक घटनाएं किस प्रकार घटी जिन्होंने शीत युद्ध के लिए प्रेरणा देने वाला तनाव उत्पन्न किया। तो इसके मुख्य कारणों की अगर हम बात करें शीत युद्ध के, तो उसमें पहला जो कारण है वो है ऐतिहासिक कारण। कतिपय पर्यवेक्षक शीत युद्ध का कारण 1917 ईस्वी की बाल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। सन 1917 ईस्वी की बाल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 ईस्वी और अमेरिका ने उसे 1933 ईस्वी में ही मान्यता दी थी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते रहे। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे। तो इस प्रकार से इन ऐतिहासिक कारणों में अगर हम जाएं, पास्ट में अगर हम जाते हैं, तो 1917 ईस्वी की बाल्शेविक क्रांति जो थी वो उसको भी हम उसकी एक वजह मानते हैं। दूसरा है सोवियत संघ के द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। जो याल्टा सम्मेलन हुआ था 1945 ईस्वी में, उसमें सोवियत संघ ने इसके समझौते को अवहेलना की थी। इस सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों के द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधित्वात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया था। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। उसने अमेरिकी और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी तथा पोलैंड की जनतंत्रवादी पार्टियों को मिलाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। उसने पोलैंड में अपनी संरक्षित लुब्निन सरकार को लादने का प्रयत्न किया। हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौतों तथा याल्टा व पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया। सोवियत संघ ने इन सभी देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और
सोवियत संघ समर्थक सरकारें स्थापित कर दी। सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने से की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में अड्डों की सुविधा प्रदान करने में हिचकिचाहट ने भी पश्चिमी राष्ट्रों के रूस के प्रति संदेह को बढ़ाया। मंचूरिया स्थित सोवियत फौजों ने 1946 ईस्वी के प्रारंभ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहां प्रवेश तक नहीं करने दिया, जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सुविधाएं प्रदान की और उनको संपूर्ण युद्ध सामग्री सौंप दी जो जापानी सेना भागते समय छोड़ गई थी। याल्टा समझौते के विरुद्ध की गई सोवियत कार्यवाहियों से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा और इस समझौते की अवहेलना को भी शीत युद्ध का एक कारण माना जाता है। अगला जो मुख्य कारण है वो है सोवियत संघ के द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बुल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाए। हंगरी और युगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाए, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की अपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और वहां सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करा दी गई। इससे पश्चिमी देशों का नाराज हो जाना स्वाभाविक था। तो सोवियत संघ के द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण भी इसका एक कारण माना जाता है शीत युद्ध का। अगला जो कारण है शीत युद्ध का उसमें शामिल है शून्यता की अवधारणा। शून्यता की अवधारणा के आधार पर भी शीत युद्ध की उत्पत्ति की समीक्षा की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी की भीषण पराजय ने संसार की राजनीति में मूलभूत परिवर्तन कर दी। जर्मनी तथा जापान की पराजय से तो शून्य उत्पन्न हो गया था जिसको भरना आवश्यक था। लुई हॉल का तर्क है कि शांति स्थापना करने के स्थान पर जर्मन शक्ति को यूरोप से पूरी तरह समाप्त कर देने का निर्णय शीत युद्ध का मूल कारण था। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का शून्य एक सप्ताह भी नहीं चल सकता है, इसको किसी न किसी प्रकार से भरना ही था। यह विचार है, यह कथन है लुई हॉल का, उन्होंने तर्क दिया है। यूरोप और एशिया के देशों में इस शून्य को भरने की सामर्थ्य सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में थी। वे दोनों इस शून्य को भरने में एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर सके, इसलिए संघर्ष ने शीत युद्ध का रूप ले लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे ही जर्मनी की पराजय हुई तो उसके बाद यूरोप से संपूर्ण यूरोप में जर्मनी की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने की जो चेष्टा थी उसी को शून्यता की अवधारणा के नाम से जाना गया है। अगला जो कारण है वो है पारस्परिक संदेह। सोवियत संघ तथा पश्चिमी देश युद्ध में मित्र थे तथा जर्मनी, इटली तथा जापान के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। फिर भी व्यवहार में वे कभी भी मित्र नहीं बन सके। असुरक्षा तथा पारस्परिक संदेह की भावना निरंतर उनके संबंधों को आधार रही। सोवियत संघ यह कभी नहीं भुला सका कि पश्चिमी देशों ने बाल्शेविक क्रांति को विफल करने का प्रयास किया था तथा उन्होंने गृह युद्ध में लेनिन सरकार के विरुद्ध हस्तक्षेप किया था। उधर ब्रिटेन और अमेरिका भी यह नहीं भुला सके कि जब 1917 ईस्वी में बाल्शेविक सरकार ने जर्मनी से युद्ध बंद कर दिया तो यह पश्चिम के साथ विश्वासघात था और इसका लाभ शत्रु को ही था।
उसी प्रकार पश्चिमी देशों को इस बात का भी भली भांति ज्ञान था कि सोवियत नेताओं का घोषित उद्देश्य विश्व क्रांति तथा पूंजीवाद का विनाश था। 1938-39 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस ने सोवियत संघ की बात की अनसुनी की थी। जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया की संप्रभुता के नाश के समय चुप रहे थे तथा चेकोस्लोवाकिया के विघटन में जर्मनी का साथ दिया था, जिससे सोवियत संघ में पश्चिम के देशों के प्रति गहरा संदेह उत्पन्न हो गया था। जब म्यूनिख सम्मेलन में चेकोस्लोवाकिया के भविष्य का निर्माण किया जा रहा था, तब भी सोवियत संघ को अंधकार में रखा गया और उसके प्रति न्यूनतम नम्रता का प्रदर्शन भी नहीं किया गया था। सोवियत संघ के बार बार प्रार्थना करने पर भी ब्रिटेन और फ्रांस सैन्य समझौते के संदर्भ में स्टालिन की अवहेलना करते रहे और तानाशाहों के प्रति तुष्टीकरण की नीति पर चलते रहे। ब्रिटेन और फ्रांस की उदासीनता से दुखी होकर जब सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ अनाक्रमण करने का समझौता कर लिया, तब पश्चिमी देशों ने इसे बड़ा विश्वासघात माना। तो इस प्रकार से आपस में विभिन्न देशों के मध्य जो पारस्परिक संदेह था, क्योंकि उनकी स्थिति क्लियर नहीं थी, उनका स्टैंड क्लियर नहीं था कि कौन सा देश किस तरफ या किस करवट बैठेगा, तो इस पारस्परिक संदेह की प्रवृत्ति ने भी शीत युद्ध को जन्म दिया और इसको भी एक बड़ा कारण शीत युद्ध का माना जाता है। शीत युद्ध की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों या कारणों की जो समीक्षा की गई हैं, उसके आधार पर किसी एक या दो को इसके लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। शीत युद्ध नामक अभूतपूर्व तनाव को उत्पन्न करने का दायित्व दोनों पक्षों पर ही था, पराजित देशों पर भी विश्व युद्ध में और जो विजित देश थे उन पर भी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विस्तारवाद तो सदा से ही रूस की नीति का आधार रहा था। इसी नीति के अनुसार सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों को अपने प्रभुत्व में ले लिया, परंतु श्लेसर का तर्क है कि सोवियत संघ को संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो सोवियत संघ को ही इसके लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी नहीं मानते हुए इसमें सभी की भूमिका को स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से शीत युद्ध, जो कि अनिश्चित और अघोषित युद्ध भी नहीं है लेकिन युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, ऐसी स्थिति को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी और विभिन्न देशों की इसमें जो है भूमिका रही है। थैंक यू।